नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और अब साफ होता जा रहा है कि कोरोना संक्रमण हमारे गांव देहात में फैल रहा है और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं वहां बेहद खराब हैं। बिहार से अब लगातार चरमराई व्यवस्था का हाल सामने आ रहा है। कल बक्सर में शव मिले तो सरेआम उठ रहे सवालों के बाद आज 71 शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें सामूहिक तौर पर दफना दिया गया। तो छपरा से आज बेहद चिंताजनक खबर आई है कि सरयू नदी पर बने जल प्रभा पुल से कोविड संक्रमित शवों को फेंका जा रहा है। ये छपरा के मांझी प्रखंड में बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पुल है। आए दिन यहां एम्बुलेंस शवों को फेंक कर निकल जाने की बात सामने आ रही है। जानकारों के अनुसार पिछले दिनों कोविड शवों के अंतिम संस्कार में मुश्किलें आ रही थी और उसके बाद यह हरकत बढ़ी है। कल देर रात भागलपुर से अपने पति को खो चुकी एक बेहाल बिलखती महिला ने रो रो कर अस्पतालों का निर्दयी व्यवहार और आप बीती सुनाई। एक तो कोरोना के मरीज की लगातार उनके पति की अनदेखी होती रही और उस हालात में महिला का शोषण भी हुआ। तो सरकार पर जब सवाल उठे तो उसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए और जो कंपाउंडर था जिसने छेड़खानी की थी उसको निलंबित किया गया। तो आज दरभंगा से खबर आई कि यहाँ सरकारी अस्पताल में जो वेंटिलेटर हैं उनमें जंग लग रहा है। एक और सुविधाओं का अभाव है तो दूसरी तरफ बद इंतजामी भी साफ दिख रही है। अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी स्वास्थ्यकर्मी और टेक्नीशियन के अभाव की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो वेंटिलेटर चलने की कोई व्यवस्था है और ना ही इसकी देखरेख हो रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, जो छपरा से आपने अभी खबर दी है, जो हमने शुरुआत में दृश्य दिखाए हैं, वाकई में चिंताजनक, क्योंकि कल बक्सर के एक इलाके से ऐसी खबरें और आज छपरा से पुल से ही फेंका जा रहा। अब ये एक तरह से साफ हो गया है कि अंतिम संस्कार में मुश्किल आ रही है और इस तरह से बेतरतीब तरीके से फेंका जा रहा है शवों को। निश्चित रूप से निधि, ये जब बक्सर की खबर आई थी या बक्सर के जो विजुअल्स आए थे, लगा था कि ये केवल बिहार उत्तर प्रदेश सीमा जो बक्सर और गाजीपुर को जोड़ता है वहां पर ऐसी शवें जो हैं वो पानी में बहकर आ रही हैं। लेकिन आज जो छपरा जिला, छपरा और बलिया को जोड़ने वाला जो जयप्रभा सेतु है, उसके नीचे के से जब ये शव के विजुअल्स आए तो सबको लगा कि ये पूरा जो खेला चल रहा है एक तरह से कि कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार करने में लोगों को जो दिक्कत आ रही है उसमें जो है वो शवों को पानी में बहाकर जा रहे हैं। क्योंकि सबको ये लगता है कि नदी में अगर आप लाश फेंक देंगे तो वो इतनी दूर तक चला जाएगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब ये आप कह सकती हैं राज्य सरकार के लिए ये काफी इम्बैरेसिंग होता जा रहा है, क्योंकि हर जिले से ऐसे शवों के पानी में बहते हुए शवों के मिलने की खबर आ रही है, खासकर बक्सर हो या छपरा हो। साथ ही साथ बक्सर में 71 शवों के मिलने की खुद जिला प्रशासन ने पुष्टि की है, जिनका पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन हाँ, वहां पर जो कल से एक ये चल रहा था कि नहीं, ये हमारे बिहार का शव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का है। अगर आप उस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देखेंगे तो उसमें यही कहा गया कि शव इतने ज्यादा पुराने थे कि उनका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हो सका कि आखिर मौत का कारण क्या है, इसलिए सबको दफना दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए वहां पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था आप इन शवों के मीडिया में आने के बाद कर रहे हैं, तो आज के पहले आपने क्यों नहीं किया? ये एक तरह से साबित करता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो निधि या बिहार की सरकार हो, वो इस बात को लेकर सजग नहीं है या सचेत नहीं है कि कोविड से किसी की मौत हो रही है या किसी अन्य बीमारी से, तो उनके अंतिम संस्कार में जो कठिनाई आ रही है उसमें मदद की जाए। निधि। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हाल ही में छपरा से जो खबर आई थी, तस्वीरें आई थी कि किस तरह से जो एम्बुलेंस की कतार खड़ी हुई है, धूल वो खा रही हैं। जन अधिकार पार्टी के जो नेता पप्पू यादव ने वो तस्वीरें जारी की थी और उन्होंने बीजेपी के जो नेता हैं राजीव प्रताप रूडी पर आरोप लगाया था कि उनकी एम्बुलेंसेज हैं। इस पर सारण के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका जवाब ये आया था कि ड्राइवर्स की कमी के कारण उनको खड़ा करना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बहरहाल आज ये खबर आई है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान लॉकडाउन के नियम तोड़े हैं। तो पप्पू यादव की इस गिरफ्तारी पर विरोध कर रहे हैं सरकार में जो सहयोगी दल के नेता हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी। साथ ही कुछ ही देर पहले बीजेपी के एक विधायक हैं रजनीश कुमार भी पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं पप्पू यादव को और बीजेपी के विधायक रजनीश कुमार को।
सरकार से पूछिए ना, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए। करने की बात कही गई भैया, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। अब तो उसमें क्या तो रजनीश कुमार को भी सुनते हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। बहरहाल तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष बने हो। मनीष, जो ये आज पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, कैसे इसे देखें? क्या कारण है इसके पीछे? क्या इनको जो उन्होंने तस्वीरें जारी की उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या चर्चा है वहां पे? देखिए, यहाँ पर चर्चा यही है कि बिहार सरकार में जो दो प्रमुख सहयोगी हैं, एक जनता दल यूनाइटेड है और एक बीजेपी है। तो चूंकि बीजेपी के लोगों को पप्पू यादव के, वो चाहे एम्बुलेंस प्रकरण हो या पूर्व में अगर आपको याद हो जल जमाव के समय उन्होंने काफी ज्यादा लोगों के बीच में मदद पहुंचाई थी, तो बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो अपने नेता हैं, पटना शहर है, पटना शहर से केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, लेकिन वो कहाँ हैं, कब आप पटना आएंगे, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन पप्पू यादव, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, रेमडेसिविर का मामला हो और या लोगों को खाना पहुंचाने की बात हो, तो उसमें वो काफी सक्रिय थे। सोशल मीडिया पे वो काफी हेडलाइन बटोर रहे थे, लोगों में उनकी एक पॉजिटिव इमेज थी। देखिए, पप्पू यादव की जो राजनीति है वो थोड़ी दबंग वाली राजनीति रही है, तो लोग बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं करते रहे। लेकिन जब भी बिहार के अंदर या राजधानी पटना में जब भी कोई संकट आया है, आपदा आया है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान वो सबसे सक्रिय रहे हैं। और जो आम लोग भी हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, वो उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उनके संकट के समय पप्पू यादव ही खड़ा रहता है। और ये बीजेपी के नेताओं को ये बात रास नहीं आ रही थी। और जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में इस कोरोना काल में जो कोरोना से लोगों की समस्या है, उसका निदान करने से ज्यादा हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। उसी के तहत जो है, आप कह सकती हैं कि राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर उनकी गिरफ्तारी की गई। और मैं आपको बता दूं कि जो उनको अब कुछ देर के बाद मधेपुरा ले जाया जाएगा। 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में वारंट जो पेंडिंग था, लेकिन 32 साल पुराने में अगर वारंट अगर आप कोरोना काल में एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तो वो भी रिफ्लेक्शन है नीतीश कुमार सरकार के ऊपर। और बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जो दबाव डालकर पप्पू यादव पर कार्रवाई थी, जिस तरह से सरकार में सहयोगी मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और अभी कहा जा रहा है विधायक जो रजनीश कुमार, वो अगर पप्पू यादव के पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है सरकार को? क्योंकि इन नेताओं को यह मालूम है कि जो जनमानस है, जो पॉपुलर मूड है, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन में है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहे मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो, उन्होंने अपनी सरकार के एक तरह से एक्शन से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता में इसको लेकर खासी नाराजगी है और एक तरह का उनको काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो एक तरह से इस मूड को भांपते हुए उन्होंने उनके समर्थन में ट्वीट किया है। और आप कह सकती हैं कि नीतीश कुमार की फजीहत इस मुद्दे पर खुद उनके सहयोगी बीजेपी ने करा दी है, क्योंकि जब तक अब पप्पू यादव जेल में रहेंगे, सब लोग इसी बात पर सवाल करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी कि वो 32 साल से पेंडिंग एक वारंट ऑफ अरेस्ट को उन्होंने कोरोना काल में एक्सिक्यूट कराया। क्योंकि सब जानते हैं निधि कि पप्पू यादव को आप भले ही जेल में कर दें, लेकिन बीजेपी का कोई विधायक या सांसद जो है वो शायद ही आपको सड़कों पर लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे। जब इस तरह की जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में, और जब छपरा से तस्वीरें आती हैं या बलिया से तस्वीरें आती हैं या गाजीपुर से तस्वीरें आती हैं कि शवों को फेंका जा रहा है, तो वो कई सवाल खड़े करती हैं। वो एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा गई हैं वो सवाल खड़े करती हैं, दूसरी तरफ गरीबी की मार का सवाल भी खड़ा करती हैं। जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है लकड़ियों की या गोबर के कंडों की, या ये भी कि अंतिम संस्कार से खुद अपने हिचकिचा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं और कोशिश करेंगे हम रंजीत से कुछ देर में फिर बात करने की, जब कनेक्शन मिलेगा। बहरहाल
ग्रामीण इलाकों से नदियों में शवों के मिलने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कुछ दिन पहले यमुना में हमीरपुर इलाके, कल गंगा में बक्सर के चौसा में और अब यूपी के गाजीपुर के गहमर के आसपास गंगा जी में शव दिखने से इलाके के लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासनिक अमला अभी इस पर साफ साफ कुछ नहीं बोल रहा है। अजय सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के गहमर गांव के अगल बगल के इस तराई इलाके में मंगलवार की सुबह गंगा में तैरते कई शव देखकर हड़कंप मचा है। इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि यहाँ पर लकड़ी के अभाव में और जो है लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। इन शवों से अब दुर्गंध आने लगी है और लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला को शासन से आदेश आया है कि कोई भी शव जल प्रवाह न किया जाए और जो शव लगे हुए हैं उसको गंगा में जो है कि मुख्य धारा में जोड़ करके उसको बाहर कर दिया जाए। प्रशासन साफ साफ कुछ भी नहीं कह रहा है, बहाना जांच कर पता लगाने का किया जा रहा है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। गंगा में नजर आ रहे शव गाजीपुर और बिहार के सीमावर्ती गांव के आसपास के बताए जा रहे हैं। इतने शव पहले कभी नहीं नजर आए। इनको लेकर तरह तरह की कहानियां हैं और तरह तरह के डर। गाजीपुर से सुनील के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर के बाद बक्सर से सटे बलिया जिले को जोड़ने वाले बक्सर बलिया पुल के नीचे भी तकरीबन 1 दर्जन शव गंगा में बहते मिले हैं, जिसका जिला प्रशासन ने नदी से निकालकर जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार किया है। और जिलाधिकारी बलिया का कहना है कि कुछ लावारिस शव बलिया बक्सर पुल के वहाँ मिले हैं, जो कुछ दिन पुराने लग रहे हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है और बाद में नदी से निकालकर प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। अजय सिंह और जानकारी दे रहे हैं। गंगा में शव मिलना कोई आम बात नहीं है। ये एक अप्रत्याशित घटना है। जिस तरीके से इतनी ज़्यादा मात्रा में गंगा में शव मिल रहे हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि गांव में जो कहा जा रहा है कि कोविड यानी कोरोना तेजी से फैल रहा है और जिन लोगों की मृत्यु हो रही होगी उन लोगों को शवों के अंतिम संस्कार करने या दाह संस्कार करने के संसाधन उतने नहीं होंगे, इसलिए गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। इस बात की तस्दीक के लिए हमारी जो बात हुई जब गहमर में जहां पाया गया, गहमर में आज सुबह मंगलवार की सुबह जब करीब बहुत से शव पाए गए, तो आज सुबह गहमर में जब हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने ये बताया कि लोगों के पास, कुछ लोगों ने बताया कि लोगों के पास लकड़ी नहीं है कि वो अंतिम संस्कार कर सके। कुछ और लोगों ने बताया कि कुछ और कारणों से लोग जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। ये भी पता चला कि जो कोविड के पेशेंट हो रहे हैं उनको लोग जो है वो छूते नहीं हैं, तो उनके जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं या मेडिकल के जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं और आकर के उनको कहीं अंतिम संस्कार न करके गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कई कारण देखने को नजर आ रहे हैं, जो पता चल रहा है कि गंगा में इस तरीके से शव दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी जो एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये शव मिला और उसके बाद प्रशासन जो है वो चाहे बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, जिस तरीके की हीला हवाली कर रहा है या इन शवों को लेकर के जिस तरीके की गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रही है। इस कारण के तह तक जाना प्रशासन का काम है। अगर वो इसके तह तक नहीं जाता है और आनन फानन में सिर्फ जो शव दिख रहे हैं उन्हें हटा दिया जाता है तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। तो समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को इसके तह तक जाना होगा और इस तरीके की जो कार्रवाई है उसे जरूर करना चाहिए। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं बिहार से जुड़ी तस्वीरें जो आ रही हैं, खबरें लगातार आ रही हैं। हमारे साथ इस समय पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस के नेता रंजीत रंजन मौजूद हैं। रंजीत, आज हमने देखा किस तरह से तस्वीरें आई कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। वो कई दिन से वहाँ पे ज़मीन पर काम करते हुए नजर आ रहे थे और आज जो सरकार में सहयोगी लोग हैं वो उनके समर्थन में आ गए। क्या कारण आप देख रही हैं जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई?
निधि जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, लोगों से सवाल करती हूँ कि अभी प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए? अभी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अभी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण किसी का 32 साल पुराना केस जिसमें सब क्विटल हो चुके हैं, उस व्यक्ति को खोज के 12 घंटे तक बैठा के ये कह के कि आपको पैंडेमिक में आपने उल्लंघन किया इसलिए बैठाया हुआ है, सारी पुलिस को वहां पर बैठा के रखा है, और दूसरी तरफ पूरे बिहार में, पूरे देश में आज त्राहिमाम है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे लोगों की। इन लोगों को नेता कौन बनाता है? जितनी देर से इन्होंने उनको बैठा के रखा था, इतनी तत्परता अगर बिहार सरकार अपने अस्पतालों में 70% जितने भी सामान आपके आईसीयू बेड से लेकर, आपके रेमडेसिविर से लेकर, आपके वेंटिलेटर से लेकर सब ध्वस्त पड़े हुए हैं। आपकी चिंता एक व्यक्ति जो आपके स्वास्थ्य विभाग की जो जर्जर स्थिति है, जिसके कारण आज लोग जबरदस्ती मौत के कुएं में जा रहे हैं, तो आपकी तत्परता पप्पू यादव का मुंह बंद कराने की है। आपकी तत्परता है कि इसको पहले जेल में डालो ताकि ये हमारी पोल ना खोल सके। मैं कह रही हूं, उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि लोग देख रहे हैं, आपके एमएलए पार्टियों में जा रहे हैं, आपके एमएलए ब्रैकेटिंग तोड़ रहे हैं, आपका पूर्व मंत्री एमपी लैड्स का सरकारी पैसा एक तरह से घर में रखना, एम्बुलेंस को घर में रखना, क्या उनके घर में घुसने से बड़ी एफआईआर क्या उस मंत्री पे नहीं होनी चाहिए थी? क्या उन माफियाओं पे नहीं होनी चाहिए जो रेमडेसिविर को बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर को बेच रहे हैं, जो अस्पताल में आते मरीज से जैसे टिकट की ब्लैक में मार्केटिंग होती है, वैसे आप दवाइयों की मार्केटिंग कर रहे हैं कि भैया 20 रुपए की 5000 में लेनी है तो मैं देने को तैयार हूं। तो मुख्यमंत्री की क्या प्रायोरिटी थी कि इस पप्पू यादव का मुंह चुप कराओ? मैं कहती हूँ शर्म आ रही है मुझे ऐसे लोगों पर, और इतनी कमजोर स्थिति है बिहार की सरकार की, और शर्म आ रही है मुझे। और मुझे लग रहा है कि इस देश में ऐसी राजनीतिक लोगों को अगर लोग आज भी नहीं निकल रहे हैं, लोग अपनी मौत की जिम्मेदारी इस सरकार पे नहीं दे रहे हैं, और लोग आज सड़क पे खड़े होकर इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई, मैं भी पत्नी हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं 10 दिनों से बात नहीं कर रही थी कि भाई आप कब आपका टाइम आ जाएगा इस बेड पे जाने का, आपको पॉजिटिव होकर सीरियस होने में। उसके बावजूद एक व्यक्ति आपके पोल खोलने में लगा है, लोगों की मदद करने में लगा है, और आप किसकी मदद करने में लगे हैं? उन चोर माफियाओं की। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे शर्म आ रही है। और मैं आपके एनडीटीवी के माध्यम से निधि ये कहना चाहूंगी कि आज आप एक पप्पू यादव को बंद करेंगे, कल डाक बंगला चौराहा पे मैं खड़ी होंगी, मुझे भी बंद करो। लेकिन जिस तरह से लोगों को आप मार रहे हैं, गांव का ये हाल है निधि कि कोई हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है। हॉस्पिटल में जा रहा है तो नर्स को, डॉक्टर्स को ऑक्सीजन कितना देना है, कितने लेवल पे देना है, नहीं आ रहा है। उसके कारण लोग मर रहे हैं। क्या इसका पोल खोलना गुनाह है? क्या बोलना कि आपके चोर है मंत्री, आपका प्रशासन चोर है, आपके डॉक्टर्स आप ये बड़ी बात बोल रही हैं कि पप्पू यादव का मुंह बंद कराने के लिए ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आपको क्या इस बात की राहत है कि जो सरकार के अंदर जीतन राम मांझी हैं, मुकेश मल्ला, ये सब लोग साथ आ रहे हैं? एक रजनीश कुमार में बीजेपी के विधायक बताया जा रहा है, वो भी समर्थन में आए। क्या ये कुछ राहत है? देखिए, राहत आप एक तरह से कह सकते हैं निधि की ये राहत है कि हमारे पप्पू जी के सपोर्ट में लोग आए हैं तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। पर मैं एक बात बता दूं कि पप्पू जी कभी भी या हमारा परिवार किसी का सपोर्ट रहे नहीं रहे, हम डरे कभी नहीं थे। लेकिन मैं थैंक गॉड कहूंगी मांझी साहब का, मुकेश सहनी साहब का, तेज प्रताप जी का, बहुत सारे सीपीएम लीडर, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मैं थैंक्स कहूंगी कि एटलीस्ट मानवता के लिए आप लोग आगे आइए। मैं तो कहूंगी कि नीतीश जी के भी, जदयू के भी विधायकों को, बीजेपी के भी एमपी विधायकों को आगे आना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए नहीं। कल आपके घर में भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये जनता जो आज सड़क में दौड़ रही है अपनी मौत को लेके ना, आप लोगों को भी भगा भगा के मरेगी। मुझे ये एहसास हो रहा है क्योंकि गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और आप क्या चाह रहे हैं?
कि अगर एक व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व कर चुका है तो क्या वो अपने लोगों के लिए आवाज भी ना उठाए? क्या वो लोगों की आवाज भी ना उठाए? अगर उसके कहने से डॉक्टर थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, अगर हम लोग के कहने से अगर कोई मेडिकल स्टाफ सतर्क हो जाता है, अगर किसी के कहने से अस्पताल में सफाई होने लगती है, तो क्या ये एक राजनीतिक व्यक्ति गुनाह कर रहा है? क्या नीतीश बाबू और बीजेपी सरकार बताना यह चाह रही है कि जनता मरती है तो मरने दो, आपको सच्चाई की राजनीति नहीं करने दिया जाएगा? अगर आपके सच्चाई के लिए आप पॉपुलर हो जाएंगे तो मुझे इसकी चिंता ज्यादा है कि एक व्यक्ति पॉपुलर हो रहा है, लेकिन मुझे इसकी चिंता कतई नहीं है कि लोग मर रहे हैं। नीतीश बाबू, आप अपने अस्पतालों को ठीक कर लीजिए। जी बिल्कुल रंजीत, इसी की जरूरत है कि जो हमारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं उनको दुरुस्त करना है। और रंजीत रंजन का बड़ा आरोप है, उनका ये कहना है पप्पू यादव का मुंह बंद करने के लिए उन पर ये कार्रवाई हुई है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक और देश भर के ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 44 लोगों की मौत से हंगामा हो गया है। इनमें 19 प्रोफेसर हैं और 25 नॉन टेक्निकल स्टाफ शामिल है। एएमयू के वीसी तारिक मंसूर ने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखकर अलीगढ़ सिविल लाइंस में कोविड के किसी जानलेवा वेरिएंट के होने का अंदेशा जताया है। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने सैंपल दिल्ली में CSIR के इंस्टीट्यूट भी भेजे हैं। और कुछ ही देर पहले खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर वीसी से बात कर हालात का जायजा लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में एक और प्रोफेसर की कब्र खुद रही है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शोएब जहीर नहीं रहे, उन्हें यहां दफन होना है। यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान उन लोगों की ताज़ा कब्रों से भरा पड़ा है जो पिछले करीब 20 दिनों में गुजर गए। मरने वालों में करीब 19 फैकल्टी मेंबर्स और करीब 25 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। जो बड़े लोग गुजर गए उनमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शादाब खान, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर हुमायूं मुराद, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के डॉक्टर सईदुज़्ज़मा, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सईदुज़्ज़फ़र, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर साजिद अली खान, इतिहास विभाग के डॉक्टर जिब्राइल, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, धर्मशास्त्र विभाग के डॉक्टर एहसानुल्लाह और लॉ फैकल्टी के डॉक्टर शकील समदानी शामिल हैं। पूरा जो कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी का वो भरा पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसमें कि इसमें बड़े अच्छे डॉक्टर्स का भी इंतकाल हुआ है, बड़े अच्छे दिग्गज प्रोफेसर्स, डीन, चेयरमैन का इंतकाल हुआ है और बड़े यंग टीचर्स का भी इंतकाल हुआ है। बड़े हेल्दी लोग थे और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत केयर भी करते थे अपना। यही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बड़े पैमाने पर मौत हुई है। इनकी तादाद 25 बताई जा रही है। ऐसी हालत में एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आईसीएमआर के डायरेक्टर को खत लिखकर इसकी जांच कराने कहा है। उन्होंने CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को यहां के सैंपल्स भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। इससे पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था उसने बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई थी। इस बार ये देखा गया है कि जो मोर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। उसका क्या कारण है, ये एक चिंता का विषय है, जांच का विषय है। एएमयू में करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें करीब 16,000 यहाँ के 19 हॉस्टल्स में रहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के बंद होने पर भी बड़ी तादाद में आम छात्र, रिसर्च स्कॉलर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हॉस्टल्स में रहा करते थे। लेकिन इतनी मौतों के बाद दहशत से हॉस्टल खाली हो गए हैं। अभी इस वक्त ज़्यादातर 450 की कैपेसिटी है। लमसम 50-60 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो PhD के भी है। कुछ अपने थीसिस सबमिट करने वाले हैं तो उनकी मजबूरी है, रुके हुए। लेकिन उनके माँ बाप की कॉल आ रही है डेली, वो कह रहे हैं थीसिस सबमिट हो या ना हो आप घर आइए पहली फुर्सत में। देश की एक इतनी मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर स्कॉलर्स की मौत चिंता का सबब ज़रूर है। इसकी जांच करा के लोगों की जान बचाने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
और देश की बात में आगे, विदर्भ में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ पे भंडारा जिले में करीब 83% संक्रमण दर है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ जिलों में संक्रमण पर काबू हुआ है, पर राज्य के विदर्भ क्षेत्र में हालात चिंताजनक है। भंडारा जिले में संक्रमण दर 82% पहुंची हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कहीं वायरस फिर से अपना रूप तो नहीं बदल रहा। ऐसे में सरकार को नए और ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। ऑक्सीजन रेल और टैंकरों का नागपुर पहुंचना जारी है। चौराहों नुक्कड़ों पर रैंडम टेस्टिंग भी बढ़ी है। अस्पतालों के बाहर अब पहली जैसी तस्वीर नहीं। संक्रमण के हालात नागपुर में कुछ समय से बेहतर हुए हैं, लेकिन नागपुर वाले विदर्भ क्षेत्र के कुछ जिलों में हालात चिंताजनक हैं। विदर्भ के कुछ जिले 70%, यहां तक कि 80% पार संक्रमण दर दर्ज कर रहे हैं। भंडारा 82%, चंद्रपुर 70%, वर्धा 71% और गढ़चिरौली जिले ने 61% संक्रमण दर दर्ज किया है। महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है, वहां पर जो परिस्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। वहां पर कई जिलों में, जैसे कि अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, इन जिलों में इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रहा है। यहाँ पर अमरावती, भंडारा ऐसे जगह पर जो लॉकडाउन था, काफ़ी दिनों तक था, कम से कम 70 दिनों से ये उनका वहाँ पर निर्बंध जो है वो शुरू ही है। फिर भी मरीजों के आंकड़े जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के प्रवक्ता कहते हैं कि विदर्भ के कुछ जिलों में वायरस में नए म्यूटेशन की आशंका है, जिसके कारण संक्रमण पर काबू नहीं हो पा रहा। दिसंबर में ही पाया गया था कि जो ब्रिटेन से म्यूटेंट वायरस आया था वो अमरावती में पाया गया था, और बाकी के जो विदर्भ के जिले हैं वहाँ भी वो म्यूटेंट वायरस पाया गया था। अभी हो सकता है कि काफ़ी तादाद बढ़ने के बाद इस म्यूटेंट वायरस में और भी म्यूटेशन हुआ हो सकता है, और उससे ये कोई और नया वायरस तो नहीं, इसकी आशंका आने लगी है। और इसके लिए ये जो जिले हैं वहाँ के जो पॉजिटिव मरीज है उनके सैंपल्स लेके उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये नए म्यूटेंट की आशंका दूर करनी चाहिए। और इसके लिए जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो काफ़ी बढ़ाना चाहिए। अभी तक तो है जो 5 तक जा रहा है वो कम से कम 20 तक जाना चाहिए। विदर्भ के ही यवतमाल और अमरावती जिले के सैंपल से डबल म्यूटेशन वायरस का पता चला था। इस नई लहर में संक्रमितों के अंदर कितने म्यूटेशन वाला वायरस पहुंचा है, इस पर पुख्ता जानकारी का इंतजार है। नागपुर से विनय शुक्ला के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सभी 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 61 विधायकों को सीआईएसएफ की सुरक्षा दी गई है और बाकी 16 विधायकों को सीआरपीएफ की। वहां बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। नीता, इसके पीछे कारण क्या है? अब हमले हो रहे हैं लेकिन राजनीति है या वाकई में सुरक्षा को कोई खतरा है? बिल्कुल निधि, बेशक से वहां पर चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन जो कन्फ्रंटेशन की राजनीति है वो वहां पर बरकरार है। केंद्र सरकार ने 77 लोगों को, जितने भी चुन के बीजेपी के एमएलए आए, उन्हें सभी ही सिक्योरिटी दे दी है, जिनमें से 74 के पास सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है। 74 में से भी 61 के पास एक्स कैटेगरी की है, 4 के पास वाई कैटेगरी की है और बाकी 9 के पास वाई प्लस कैटेगरी की है। बाकी जो 3 है उनके पास सीआरपीएफ कैटेगरी जो है सिक्योरिटी दी गई है। केंद्र ने ये सिक्योरिटी तब
उपलब्धि है ज्यादातर इन लोगों को, जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होम मिनिस्ट्री की वेस्ट बंगाल गई थी पोस्ट वायलेंस के बाद ये पता करने की आखिर वजह क्या थी, तो उन्हें ये लगा कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए इनको सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन अब वहां पर इसके ऊपर भी राजनीति चल रही है निधि। वहां के स्पीकर साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो विधानसभा के अंदर जो है वो नहीं आ सकती, यानी जितने भी एमएलएज हैं इनकी जो सिक्योरिटी कर्मी हैं उन्हें आप गेट तक तो एस्कॉर्ट कर सकते हो, लेकिन गेट के अंदर इन्हें पैदल ही जाना है। वहां के स्पीकर साहब की यह दलील है, वेस्ट बंगाल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की यह दलील है, क्योंकि 6 मई को जब शुवेंदु अधिकारी से मीडिया कर्मी जब बात कर रहे थे तो जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्होंने मीडिया कर्मियों को धक्का दिया था, इस करके ये ऑर्डर जो है निकाला गया है। लेकिन जब मैंने सीआरपीएफ के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि कोई भी जो क्लोज प्रोटेक्शन टेरिटरी में किसी भी प्रोटेक्टेड वीआईपी की अगर कोई भी आएगा, चाहे वो मीडिया कर्मी क्यों ना हो, तो उन्हें अपने वीआईपी को प्रोटेक्ट करने के अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत उन्होंने मीडिया कर्मियों को बोला था कि पीछे हो जाइए। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये निधि ये है कि जो एमएलए जो स्टेट के जो बाकी के जो तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं जिन्हें सिक्योरिटी कवर स्टेट अथॉरिटीज दे रही हैं, उनके सुरक्षाकर्मी अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल प्रोटेक्टीज हैं उनके सुरक्षाकर्मी जो है वो असेंबली के गेट के अंदर नहीं आ सकते। तो ये दोहरा मापदंड जो है वो ममता सरकार अपना रही है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। उनका ये भी कहना है कि जो सिक्योरिटी है वो एक नेशनल इशू है, नेशनल एजेंडा है, नेशनल इशू है, ना कि स्टेट सब्जेक्ट है, इस करके इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति हो रही है। अभी वहां की असेंबली बंद है, सैटरडे को खुलेगी तो वहां पर इस मामले में दोबारा से जो राजनीति है वो शुरू होगी। जी नीता, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।